अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। आई एम बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ फिज़िक्स। उम्मीद है मेरे सारे बच्चे सारे काके काकियाँ जो हैं वो खैर वाफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, कुछ मस्बत, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 8 पे हमारी बेसिक डिस्कशन, हमारी फाउंडेशन लेड हो चुकी है, हमने फाउंडेशन ले कर दी है। यानी वो बातें हम लोगों ने कर ली हैं जो किसी भी वेव को पढ़ने के लिए बुनियादी तौर पे बेसिकली ज़रूरी हैं। वेव्स कितनी किस्मों की हैं, वेव्स कैसे प्रोपागेट करती हैं, वेव्स में फेज़ क्या होता है, वेव्स में पाथ्स क्या होता है। करते करते हमने ये पढ़ा था कि वेव्स के पार्ट्स क्या होते हैं। पहले पाथ बोला था लैम्डा में जो मैयर होता है, फिर मैंने बोला वेव के पार्ट्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पार्ट्स क्या होते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स के पार्ट्स क्या होते हैं। फिर बात करते करते अब हम आ चुके हैं साउंड वेव्स पे। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि साउंड वेव्स आर फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, as compared to solids they are slow in liquids and as compared to liquids they are slow in gases। यानी कि फास्टेस्ट है सॉलिड्स में, स्लोएस्ट हैं गैसेस में, इंटरमीडिएट रिलेशन है लिक्विड्स में। सो ऐसा क्यों है, वाई द स्पीड ऑफ साउंड इज़ हाईएस्ट और द फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। इस बात को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था कि वाई द स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। इसके 2 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे, 2 वजूहात मैंने आपको बताई थी। एक रीज़न मैंने आपको ये बताई थी कि उसमें ई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ ई बोले तो इलास्टिक मॉडुलस, बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ई फॉर सॉलिड्स के लिए ई की वैल्यू बहुत हाई होती है, इलास्टिक मॉडुलस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वी की वैल्यू भी हाई होती है। इसके बरक्स मैंने कहा था कि जो लिक्विड्स और गैसेस हैं उनके लिए ई नाकाबिले पैमाइश है, मैयर ही नहीं किया जा सकता, इनमैयरेबल है, इट कैन नॉट बी मैयर्ड फॉर लिक्विड एंड गैसेस। तो इसी वजह से ई फॉर सॉलिड इज़ ग्रेटर whereas E for liquids and gases कैन नॉट बी measured, लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में हाईएस्ट या मैक्सिमम होती है। ये एक रीज़न बताई थी। दूसरी रीज़न मैंने आपको ये बताई थी, सॉलिड्स में पैकिंग क्लोज है, यानी एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक एटम वाइब्रेट करना शुरू होगा तो वो ईजीली अपनी वाइब्रेशन को आगे शिफ्ट कर सकता है, लाइक दिस, आगे की तरफ शिफ्ट कर सकता है, आगे की तरफ पास कर सकता है। एक ही वाइब्रेशन होते 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 एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक एंड से दूसरे एंड तक इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर हमने ये कहा था कि यार एक प्रॉब्लम है, ये जो फार्मूला है जो लास्ट टाइम मैंने आपको लिखवाया था √E/ρ, ये फार्मूला सिर्फ सॉलिड्स के लिए वैलिड है क्योंकि सॉलिड्स के लिए ई कैलकुलेट किया जा सकता है, जबकि लिक्विड्स और गैसेस के लिए ई को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जो कि लिक्विड्स और गैसेस में भी स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सके। मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि न्यूटन हर जगह अपना सर देने की कोशिश करता है, तो न्यूटन ने इस जगह भी, इस प्रॉब्लम में भी अपना सर देने की कोशिश की और न्यूटन ट्राई टू गिव द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि जिसमें सिर्फ ई की वैल्यू सॉलिड्स के लिए है, लिक्विड्स और गैसेस के लिए नहीं है, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए न्यूटन ने भी अपना सर फंसाने की कोशिश की। सो लास्ट टाइम इन अ लास्ट लेक्चर, इन अ प्रीवियस डिस्कशन, हम लोग वो न्यूटन की कैलकुलेशन, न्यूटन की असम्पशंस पढ़ना चाह रहे थे। उसी से बात को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Discussing chapter number 8, talking about wave motion, having a discussion on speed of sound. In the previous scene, we were talking about the Newton's assumption वहाँ से बात को आगे लेके चलते हैं। जो बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी, क्योंकि अगर टॉपिक जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करूँगा तो फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, ना पल्ले पड़ेगा ना मज़ा आएगा।
सो सिर्फ पल्ले नहीं डालना, उसको इन्जॉय भी करना। हालांकि मुश्किल काम है बच्चों के लिए फ़िज़िक्स को इन्जॉय करना, लेकिन मज़ा आएगा करते। न्यूटन ने कहा था कि भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें जो साउंड ट्रैवल करती है, साउंड किसी भी मीडियम में से जब ट्रैवल करती है तो एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव करती है। सो पहली असम्पशन इसकी थी साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लिखते हैं जी, पहली असम्पशन है साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, इट प्रोपागेट्स इन compression and rarefaction। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये दूसरी इसकी असम्पशन थी। तीसरी असम्पशन ये थी कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दिस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। आई हैव डिस्कस्ड दिस आइसोथर्मल प्रोसेस यस्टरडे। पिछली क्लास में, कल की क्लास में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सो लेट्स राइट इन दिस प्रोसेस सेम टेम्परेचर, आइसोथर्मल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो मैंने कहा था कि थिंक ऑफ अ सम फिनोमेना, थिंक ऑफ अ सम प्रोसेस वे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और कंप्रेशन भी जनरेट हो, प्रेशर बढ़े भी, और रेयरफैक्शन भी जनरेट हो, प्रेशर कम भी हो। सो इज देयर एनी प्रोसेस कि जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट और यस टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, कंप्रेशन रेयरफैक्शन भी हो, तो यस देयर इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में ऐसा पॉसिबल है। बॉयल्स लॉ में व्हाट डू यू स्टडी, आप ही कहते हैं कि PV प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो भाईजान ये बात यहाँ पे फॉलो होगी। बॉयल्स लॉ इज गोइंग टू बी ओबेड ड्यूरिंग द साउंड प्रोपागेशन। साउंड की प्रोपागेशन में साउंड ने कंप्रेशन भी जनरेट करना है। कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेशन है ना, कंप्रेस हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। रेयरफैक्शन भी जनरेट होना, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस कंप्रेशन रेयरफैक्शन में बॉयल्स लॉ फॉलो होता चला जाएगा, यानी कि साउंड प्रोपागेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ होगी, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप ये बात भी किया करते थे कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, यानी कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यही चीज़ बुनियाद बनाई थी न्यूटन ने। सो न्यूटन कहता है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन व्हाट विल हैपन, ड्यूरिंग कंप्रेशन कंप्रेशन के दौरान क्या होता है। वैसे आप लोगों को बता दूं व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग कंप्रेशन। सपोज कर लीजिए कि ये एक बीकर में गैस है दैट इज फिल्ड विद द ये दैट इज फिक्स्ड विद द मूवेबल पिस्टन। ये गैस है जिसे जिसके ऊपर एक ढक्कन जो लगाया गया है वो मूवेबल पिस्टन का लगाया गया है। दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। शुरू में ही गैस मॉलिक्यूल्स ने ये सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ, एक ख़ास प्रेशर पे ये सारे का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। अचानक जब मैं इस पर प्रेशर बढ़ाऊंगा, इसे कंप्रेस करूंगा, कंप्रेशन कंप्रेशन प्रेशर विल बी इंक्रीज। बाय द इंक्रीज इन प्रेशर दिस वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। ये वॉल्यूम में तब्दीली आएगी, वॉल्यूम सिर्फ इतना रह जाएगा, डेल्टा वी माइनस हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर इज इंक्रीज, वॉल्यूम कम हो जाता है, डेल्टा वी माइनस का आता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होगा, पी वी का प्रोडक्ट इक्वल रहेगा बिकॉज प्रोडक्ट रिमेन सेम, इक्वल होगा पी प्लस डेल्टा पी के और वहाँ से वी माइनस डेल्टा वी के। कंप्रेशन के दौरान प्रेशर में इजाफा आ जाएगा, वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, एज आई हैव टोल्ड यू हियर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। देखते हैं हम किस नतीजे पे पहुँचते हैं, किस नतीजे पे न्यूटन पहुँचा था, हमें भी न्यूटन वाली शायद फीलिंग आए। सो पी वी इज इक्वल्स टू पी इंटू वी पी वी, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी
ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस डेल्टा पी वी, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो डेल्टा पी या डेल्टा वी की वैल्यू है, ये जो चेंज इन प्रेशर है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, ये इंतहाई कम है, इंतहाई माइनर है। एग्जाम्पल देता हूँ, अपने मुंह के आगे हाथ रख के बोलने की कोशिश करें। यू कैन फील द प्रेशर ऑन योर फिंगर टिप्स, येस यू कैन फील whenever you will place a hand close to your mouth and try to speak, you will experience a pressure, air pressure on your hand, but that pressure is very minute, इतना नहीं होता कि आप अपने मुंह के आगे हाथ रख के बोलना शुरू करें, आपके मुंह का प्रेशर इतना, आपका हाथ वो उड़ के गया। जैसे मूवीज़ में वो ड्रैगन हार्ट, ब्रेव हार्ट मूवी के अंदर ड्रैगन बोलता है तो ड्रैगन के बोलने से इतना प्रेशर निकलता है कि हाथ या बंदे का बंदा ही उड़ जाए, ऐसा नहीं है। When we humans speak, the pressure, the change in pressure is not that much high, इतना high pressure नहीं होता। So that means delta P is very less, delta P is very small. Delta V similarly change in volume भी बहुत कम आएगा, delta P की वैल्यू भी बहुत कम है, delta V की वैल्यू भी बहुत कम है। तो जब एक बहुत कम वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो जवाब में और छोटी वैल्यू आ जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप 0.5 को 0.5 से ही मल्टीप्लाई करें तो जवाब में पता क्या आएगा, 0.25, दोनों से छोटी। इसी तरह डेल्टा पी बजाते खुद बहुत छोटा, डेल्टा वी बजाते खुद बहुत छोटा, दो छोटी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें जवाब और छोटा आ जाएगा। लिहाजा आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, भाईजान इस डेल्टा पी और डेल्टा वी को यहाँ पे खैर बात कह दीजिए बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, लिहाजा इनकी बात अब दोबारा नहीं होगी। देखते हैं क्या होता है। पी वी इज इक्वल्स टू पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी, उड़ गया। अब इस पी वी पॉजिटिव का इधर लेके आऊँगा, ये भी उड़ जाएगा। सो 0 इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी, किसने डालना है, इस नेगेटिव को उठा के इधर ले आइए, यू विल गेट पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी वी। गॉट इट, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। अब P किसके इक्वल आ जाएगा, P वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा पी वी ओवर डेल्टा वी। आई कैन डू लिटिल मैथमेटिक्स हियर, थोड़ी सी मैथमेटिक्स करूँगा, एक स्टेप कहता हूँ मैथ का, आपने देखा हुआ है, आपने किया भी हुआ है। इस v को जो कि डेल्टा p से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे ले आऊँ तो डेल्टा v से डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल्स टू डेल्टा p डेल्टा v ओवर v। ये स्टेप जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ उन्होंने कम से कम जो आगे बोलने लगा वो स्टेप ज़रूर किया होगा। बाज़ दफ़ा फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन होती है तो बड़े मज़े से आप जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसे उठा के ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी स्टेप को जो मैंने बोला इन्वर्स किया, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे ला के डिवाइड कर दिया। इस रूल का नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रैक्शन। कि कैसी मज़े की बात है, फ्रैक्शन के सुनहरी असूल। अब ज़रा गौर फरमाएं, बड़ी मज़े की बात करने लगा। ये लिखा क्या हुआ है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। व्हाट इज़ डेल्टा पी? डेल्टा पी क्या है, चेंज इन फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। Force over area can be written as stress or change in volume over volume can be written as strain. इसे strain भी लिखा जा सकता है। Stress over strain was equals to the elastic modulus. So ये सारी कैलकुलेशन करके हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि भाईजान elastic modulus का मुतबादल प्रेशर भी होता है। यानी मैंने शुरू में कहा था कि भाई जो प्रेशर है और जो इलास्टिक मॉडुलस है वो लिक्विड्स और गैसेस के लिए इनमेजरेबल है, लिक्विड्स और गैसेस के लिए मेजर नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा न्यूटन ने क्या किया, उसने कहा मसला ही कोई नहीं, लिक्विड्स और गैसेस के लिए ई पुट नहीं किया जा सकता। उसने कहा ई के इक्विवेलेंट होता है प्रेशर, आप प्रेशर पुट कर दें, आपके लिए स्पीड ऑफ साउंड निकल आएगी। सो जो फार्मूला आपके पास स्पीड ऑफ साउंड का पहले था उस फॉर्मूले में थोड़ी सी अमेंडमेंट करें, ई की जगह पी पुट कर दें। सो फॉर्मूला दैट यू वर यूजिंग बिफोर वाज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई ओवर
रो, यही था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अमेंडमेंट करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है। तो मॉडिफिकेशन किया आपने, इस फॉर्मूले को बना दिया P over rho. So the formula according to the Newton, V of Newton was equals to P over rho. So let's put this formula in a box. इस फॉर्मूले को डब्बे में बंद करें और देखें क्या जवाब आता। For a gas, this P is the atmospheric pressure. हमारी हवा के लिए ये जो P की वैल्यू होगी, this is going to be the atmospheric pressure. One atmospheric pressure, 1 atm. Let me write it here if you can see. 1 atm, 1 atmospheric pressure is equals to 101,325 newtons per meter square, and density has a value of 1.26 kilograms per meter cube. When you will put these values, you will take the under root. You will see that according to the Newton, the speed of sound was, यहाँ पे लिखते हैं, according to the Newton, the speed of sound came out about 280 meters per second. न्यूटन ने इतनी तकोदो की, इतनी तकलीफ की, आपको भी करनी पड़ी, उसके बावजूद जो जवाब निकला वो था 280 मीटर्स पर सेकेंड, विच वॉज रॉन्ग। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कुछ और आती है, थ्योरेटिकली इस तरह से हल करके सॉल्व करके वैल्यू निकलती है 280, मगर असल वैल्यू कुछ और है। असल वैल्यू है 332। तो यहाँ तक मेरे साथ हैं जी, इफ़ यू आर विद मी अप टिल हियर। तो अब अगली चीज़ फाइंड आउट करते हैं, न्यूटन की कैलकुलेशन में एरर कितना है, गलती कितनी है। देखें, अब आपको आज न्यूटन की गलती निकालने का मौका मिल ही गया। आखिर आप उस्तादों की गलतियां निकाल के कितना खुश होते हैं। बच्चा अगर किसी उस्ताद की गलती निकल आए ना वाइट बोर्ड पे, बच्चे के लिए तो ऐसे जैसे ईद का समय, दुआएं कबूल हो गई, मन्नतें पूरी हो गई। आज आपको उस्तादों के उस्ताद न्यूटन की गलती निकालने का मौका मिल गया। तो लेट्स फाइंड आउट द एरर इन हिज कैलकुलेशन। Error in Newton's calculation। ज़्यादा प्रिसाइजली हम फाइंड आउट करने लगे परसेंटेज एरर। चैप्टर नंबर 1 तो अब आप पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में जब मैंने आपको एरर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैंने वहाँ पे क्या पढ़ाया था, याद होगा। एरर की डेफिनेशन मैंने ये कही थी, the deviation of calculated result from the original result। यानी स्पीड ऑफ साउंड जो न्यूटन ने कैलकुलेट की है दैट इज 280, मगर एक्चुअल में असल में जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज v इज इक्वल टू 332 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेटेड इज v इज इक्वल टू 280, एक्चुअल इज 332। तो डेविएशन फाइंड आउट करनी है। लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर लिखते हैं परसेंटेज एरर, ऊपर लिखते हैं चेंज इन वैल्यू डेल्टा वी ओवर ओरिजिनल या एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज इन वैल्यू कितनी है, 332 माइनस 280 divided by 332 multiply by 100. So in Newton the percentage error was about 15.9%, तकरीबन 16% एरर था, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एरर है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लें जी, मुबारक हो, आज आपने महान उस्ताद न्यूटन की गलती निकालने का शरफ हासिल किया। So in the Newton's calculation the error was about, if you cannot see it here, so the percentage error in the Newton's calculation was 15.9, almost 16 भी लिखा जा सकता है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा क्या आता। ये इतना एरर था न्यूटन की कैलकुलेशन में विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बड़ा एरर है। एरर एक्सेप्टेबल होता है अप टू 1%, अप टू 1.5%।
अप टू 2%, बस इससे ऊपर एरर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट दिस इज़ अ ह्यूज एरर। लिहाजा देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलती थी, कुछ प्रॉब्लम थी। न्यूटन ने जो अज्यूम किया था उसमें कुछ रह गया था, कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से न्यूटन एक असल या एक सही फिनोमेना तक नहीं पहुंच सका। देखते हैं भाई न्यूटन की गलती को पर किसने दुरुस्त किया। चलें साथ आगे चलें भाई। न्यूटन की इस गलती को दूर बैठा एक साइंसदान देख रहा था कि ये न्यूटन करदा की पिया। पंजाबी च कोई आप गलती कर रहे हो ना तो कोई बड़ा बैठ के देख तू वेख मैं देखना पे तू करदा की पिया, सुनेगा भी जुमला। ऐसे ही न्यूटन जो काम कर रहा था उसको एक शख्स बैठा देख रहा था और दिल में कह रहा था भाई तू करदा की पिया है। उस शख्स का नाम था लेप्लास। So Laplace proposed a correction. Laplace ने फिर करेक्शन प्रपोज की। Laplace इस सारे फिनोमिना को, इस सारी कैलकुलेशन को देख रहा था और उसके जहन में एक बात खटकी। मज़े की बात बताता हूँ, Laplace was not that much intelligent to pick up the mistake of Newton। उसने सोचा कि न्यूटन की, अभी बताइए न्यूटन की सबसे मेजर एजम्पशंस क्या थी। न्यूटन की एजम्पशंस में से सबसे मेजर एजम्पशन क्या थी? साउंड लॉन्गिट्यूडिनल है, हम सबको पता है। लॉन्गिट्यूडिनल है तो कंप्रेशन रेस्ट्रिक्शन में जाएगी, हमें पता है। उसने कहा था एजम्पशन असल थी उसकी इंपॉर्टेंट कि साउंड प्रोपागेशन इज आइसोथर्मल। उसने क्या चीज़ मानी थी, क्या चीज़ मान के चला था कि साउंड की प्रोपागेशन आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेप्लास ने कहा इसकी बाकी सारी बातें तो मुझे पक्का पता है, ठीक है, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल भी है, साउंड कंप्रेशन रेस्ट्रिक्शन में भी जाती है। इसने कहा है ये टेम्परेचर कांस्टेंट में चलती है, यानी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है। तो मैं इसको फ़र्ज कर लेता हूँ कि आइसोथर्मल नहीं है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसमें टेम्परेचर चेंज होगा। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे, टेम्परेचर चेंज कर जाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक। क्या कहते हैं? एडियाबैटिक। आगे आगे चलें, मैं आपको मजे की बातें बताता हूं। सो लेप्लास करेक्शन वाज, ही सेड दैट एवरीथिंग न्यूटन सेड इज करेक्ट। जो जो न्यूटन ने कहा है वो ठीक है, सिवाय इससे कि साउंड प्रोपगेशन इज एडियाबैटिक। साउंड प्रोपगेशन इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बोले तो टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू रिमेन सेम, टेम्परेचर विल बी चेंज। तो ये लेप्लास ने सोचा कि मैं इस तरह से करके देखता हूँ। ही वॉज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, सिर्फ उसने क्या किया था, न्यूटन के कॉन्सेप्ट की निगेशन की थी, मुनाफी की थी, यानी उसे अपोज किया। तो उसने कहा, तो उसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मैं कहता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, देखने की हो जाएगा, देख लेते हैं क्या होगा। सो टी टेम्परेचर इज नॉट रिमेन्स सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। चलें एक मैं मज़े की बात आपको बताता हूँ। अभी तक मैंने किन दो चीज़ों का जिक्र किया, एक में मैंने कहा आइसोथर्मल और एक नया नाम लिया एडियाबैटिक का। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें मैंने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये प्रोसेस ज़रा स्लो प्रोसेस है, ये ज़रा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता होता है। जब आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, जिस तरह मैंने कंप्रेशन में भी बताया, तो अगर आप बहुत स्पीड से कंप्रेस करेंगे तो गैस गर्म हो जाएगी, गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे, प्यार से कंप्रेस करेंगे, गैस होगी तब भी गर्म, लेकिन गैस अपनी हीट को बाहर एक्सपेल करती जाएगी, एनवायरनमेंट में निकालती जाएगी। ओवरऑल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा,
ये सोचा था न्यूटन ने कहा था कि साउंड प्रोपगेशन आइसोथर्मल है, यानी जब कंप्रेशन आता है, जब साउंड में कंप्रेशन आता है तो जो हीट जनरेट होती है दैट हीट इज़ एक्सपेल्ड इनटू एनवायरनमेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लिहाजा ये एक स्लो प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे क्योंकि जो हीट भी प्रोड्यूस होगी वो एनवायरनमेंट में खारिज हो जाएगी। जबकि इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रोसेस इज अब्रप्ट सडन कंप्रेशन, जितनी हीट भी जनरेट होगी वो एनवायरनमेंट में खारिज, एनवायरनमेंट में निकल नहीं पाएगी और कंप्रेशन के नतीजे में एयर गर्म हो जाएगी। ये सोचा था चाचा लेप्लास ने। टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, सो होगा क्या, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, फ्लास्ट नहीं हुए फास्ट, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। सो उसने ये तुक्का लगाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसकी स्पीड आ रही है 280, असल है 332, उसकी स्लो आ रही है क्योंकि उसने आइसोथर्मल प्रोसेस एज्यूम करके रखा है। तो मैं एडियाबैटिक एज्यूम कर लेता हूँ, एडियाबैटिक फास्ट है, हो सकता है मेरी स्पीड कैलकुलेट की गई ठीक आ जाए और मेरा नाम भी तारीख के सुनहरी पन्नों में, सुनहरी सफ़ों में लिखा जाए न्यूटन की करेक्शन के तौर पे। सो ही सेड दैट टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, लिहाजा ना बॉयल्स लॉ इज नॉट वैलिड ना। अब बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं होगा, बॉयल्स लॉ विल नॉट बी वैलिड। बॉयल्स लॉ विल नॉट बी वैलिड बोले तो पी वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट जो हम मजे से लिखते हैं अब नहीं होगा, हुण नहीं। सो फिर क्या चीज़ कांस्टेंट होगी? इफ बॉयल्स लॉ इज नॉट ओबेड देन व्हाट इज कांस्टेंट, फिर क्या ओबे होगा? तीसरे पॉइंट में फिर उसने कहा था ये चीज़ आइसोथर्मल में होती है, पीवी का प्रोडक्ट आइसोथर्मल में सेम होता है। एडियाबैटिक में हम कहते हैं पी वी की पावर गैमा, ये जो गैमा मैंने डाला ना गैमा, ये सिर्फ वी के ऊपर है, दिस इज कांस्टेंट। ये पी वी की पावर में होता है गैमा। अब ये गैमा क्या चीज़ है? इस गैमा के ऊपर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो चैप्टर नंबर 11 में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ, गैमा इज जस्ट द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक रेशो है, इस रेशो पर डिस्कशन इंशाल्लाह रहेगी आपके साथ चैप्टर नंबर 11 में। CP/CV से कहते हैं। चैप्टर नंबर 11 में पहले आपको बताऊंगा स्पेसिफिक हीट क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। तो इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन जो है, इस गैमा पे डिस्कशन चैप्टर नंबर 11 में करूँगा। अभी के लिए इतना याद रख लें कि PV की पावर गैमा इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। सो या उम्मीद है यहाँ तक मेरे साथ होंगे। ये लेप्लास के करेक्शन लिख लें। अब यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपके साथ, यहाँ पे ब्रेक लगा के 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपके साथ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है कि भाईजान व्हाट वाज द न्यूटन्स अजम्पशन। मैंने कल लिखवाई, आज भी लिखवाई, न्यूटन की अजम्पशंस क्या थी, 4-5 पॉइंट्स आप लिख देंगे। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द लेप्लास करेक्शन, लेप्लास करेक्शन क्या थी, 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए, आप लिख देंगे। तीसरा सवाल, व्हाट वाज द न्यूटन्स लिमिटेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन की लिमिटेशन क्या थी? देखिए, जो न्यूटन की अजम्पशंस थी वही उसकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि वो उसने गलत एज्यूम किया था। सो अगर आपसे कोई पूछ ले भाईजान व्हाट इज़ द न्यूटन्स लिमिटेशन या व्हाट इज़ द न्यूटन्स assumptions in the calculation of speed of sound, the answer would be same. He said that sound is longitudinal, propagates in compression rarefaction. इतनी बात ठीक है, आगे मामला ख़राब हो गया। He said that sound is
साउंड प्रोपगेशन इज आइसोथर्मल, पहली गलती। ही सेड दैट पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, दूसरी गलती। ही सेड दैट बॉयल्स लॉ विल बी ओबेड, तीसरी गलती। ये 3 गलतियां उसने की थी, ये 3 उसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। सो अगर आपसे अजम्पशन पूछ लें तो सारी लिखनी है, अगर लिमिटेशंस पूछ ले तो ये 3 लिखनी है, ये 3 उसकी लिमिटेशंस हैं। इंशाल्लाह अगली किस्त में, कल की अगली किस्त में जो है, आई विल डू द कैलकुलेशन ऑन लैप्लास करेक्शन। लैप्लास करेक्शन पे थोड़ी सी गुफ्तगू चलेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन लैप्लास की करेक्शन पे होगी। होना इसमें भी सेम यही काम है, होना इसमें भी सेम यही फिनोमेन है, बस इसका रिलेशन बना के लिख दूँ आपके सामने। लीजिए फिर यहाँ पे क्या होगा, वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन। क्या होगा यहाँ पे, ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन में जनाब क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वी माइनस डेल्टा वी रेज़ टू दी पावर गामा। यहाँ से इंशाल्लाह अपनी बात का आगाज़ हम करेंगे कल के डिस्कशन में। होप्स हो कि मैं चीज़ें बड़ी स्लो, यहाँ पे आके मैंने अपनी स्पीड को इंतहाई स्लो कर लिया है। उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है कि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप रश नहीं कर रहे होंगे, मेरे साथ साथ स्लो स्लो चल रहे होंगे, चीज़ें छोड़िएगा मत, कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट समझ के। लीजिए यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफ़िज़।